अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, वो नॉर्मल एसएचएम नहीं करता। नॉर्मल एसएचएम क्या होता है, वो सीधी लाइन में ऐसे होता है, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे सर्कल टाइप के शेप में घूमता है ना। तो उसको एक और हमने कैटेगरी में रखा है जिसको हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम, तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने सिंपल जो नॉर्मल एसएचएम था उसमें कहा था कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो एक्स के डायरेक्ट मतलब माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंगुलर एसएचएम वो होता है, यहां लिख देते हैं, इन एंगुलर एसएचएम द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको कि हम लोग कहते हैं एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एसएचएम वो होता है जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। जैसे कि जो सिंपल एसएचएम होता था जिसको अब हम कह सकते हैं लीनियर एसएचएम, उस केस में ये होता था कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पुराना वाला था। लेकिन जो एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम में ये जो ए है ये रिप्लेस हो जाता है एल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन से। इट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक्स यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाता है थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके लिए हमें ये नहीं प्रूफ करना पड़ता, उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो जब आप ये कर लें कॉपी तो बताइए। डन। अब देखो, अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की,
तो जो सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे होता है, पर ये अपने आप थोड़ी ऑसिलेट करता है। अभी अपन इसको थोड़ा सा इधर ले जाएं और छोड़ दें तो ऑसिलेट करेगा, है ना। तो मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा यहां लेकर आए, सपोज थीटा, तो ये थीटा ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो अल्फा है ना वो इस थीटा के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। एक तो इस पे लगेगा mg, एक इसके ऊपर लगेगा t। अब ये जो mg है, इस mg के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है mg cos थीटा, और एक और होता है mg sin थीटा। अच्छा, जब ये घूम रहा है तो इसका जो सेंटर है वो ये है, ये इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, जिसके अबाउट ये पेंडुलम ऐसे घूमेगा ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखिए जो टेंशन है, टेंशन आपको दिख रहा है किस तरफ है ना। अगर हम इस टेंशन की एक लाइन ऑफ एक्शन बनाए, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये इस एक्सिस से ही पास कर रही है। तो किसी भी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाए तो उस फोर्स की टॉर्क होती है जीरो। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि टॉर्क ऑफ द टेंशन इज जीरो। अगर आप mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा को देखें, तो जो mg कॉस थीटा है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो mg कॉस थीटा यही पूरी लाइन है, ग्रीन वाली लाइन, वैसे ही ये लाइन आप देखिए ये भी इसी एक्सिस से पास कर गई। तो जो टॉर्क आई mg कॉस थीटा की, वो भी जीरो आ गई। लेकिन अगर आप mg साइन थीटा को देखें, तो जो mg साइन थीटा है वो जिस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है वो ये है, इस लाइन के अलॉन्ग। तो आप देखिए इस लाइन का इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है ना। वो पास नहीं कर रहा तो उसकी टॉर्क जीरो नहीं है। तो अगर पास ना करे कोई फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, तो फिर फॉर्मूला टॉर्क का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है mg साइन थीटा, इस लाइन का इस येलो वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है l। तो टॉर्क ऑफ mg साइन थीटा होनी चाहिए mg साइन थीटा इंटू l। देखो तीन फोर्स थी, तीन क्या दो ही फोर्स थी, एक के तो कंपोनेंट कर लिए थे, तो टेंशन की टॉर्क नहीं आई, mg cos थीटा की भी टॉर्क नहीं आई, सिर्फ किसकी टॉर्क आई mg sin थीटा की। और कितनी आई ये, इसका मतलब जो टोटल टॉर्क है, नेट टॉर्क, वो सबको जोड़कर ये आ गई। दिस इज द नेट टॉर्क। बताइए इसमें अगर कोई डाउट हो, पहले तो हमने टॉर्क निकाली। अब आपने सुना है कि टॉर्क होता है आई अल्फा, है ना। तो एक फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, पर पहले आई देखते हैं।
देखो ये जो पार्टिकल है ये वाला जिसका कि मास m है, ये इस येलो वाले पॉइंट से यानी एक्सिस से कितनी दूरी पर है, l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ m, l का स्क्वायर। सही। अब टॉर्क मिल चुकी है, आई मिल चुका है, तो हम लोग यूज करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कितनी टॉर्क है, एम जी एल साइन थीटा। आई कितना है, एम एल स्क्वायर अल्फा। तो एक एम से एम कट गया, और आप देखिए यहां पर एल की पावर 1 है जबकि यहां एल की पावर 2 है, तो ये भी कट गया। तो अल्फा कितना आ गया, जी साइन थीटा अपॉन एल, ये आ गया। तो हमने मतलब इतना डेरिवेशन किया और उससे हमारा अल्फा ये आ गया। अब हमने ये पढ़ा था कि कोई एसएचएम मतलब एंगुलर एसएचएम तब होता है जब अल्फा थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाए। लेकिन आप यहां देखिए अल्फा ना थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक ना टेबल दी हुई है देखो एनसीईआरटी में, यहां पर कहीं लिखा होगा साइन थीटा, मिला? कहां लिखा है, हाँ साइन थीटा वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज हम एक काम करते हैं यहां पर रख देते हैं। ये देखो ये थीटा लिखा है डिग्री में, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। फिर उसको उन्होंने क्या किया, पाई से किया मल्टीप्लाई, 180 से किया डिवाइड, तो वो थीटा उन्होंने लिख दिया रेडियन में। ठीक है, 0 फिर 5 डिग्री मतलब 0.087 रेडियन, फिर ये ऐसे करके, और फिर उन्होंने साइन थीटा निकाला, तो वो तो कैलकुलेटर से निकाल सकते। तो उसमें देखो ये वैल्यूज आई। अब इसमें एक चीज देखो कि जब 0 डिग्री है तो थीटा की जो वैल्यू रेडियन में आ रही है और साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। 5 डिग्री पर जो रेडियन में वैल्यू आ रही ये भी सेम आ रही, 10 डिग्री पे जो आ रही वो भी सेम आ रही। क्या हुआ, 10 डिग्री के बाद जैसे 15 डिग्री पर बदलने लगी वैल्यू, तो वो कहते हैं कि अगर थीटा 10 डिग्री से कम हो तो जो वैल्यू साइन थीटा की आएगी वही वैल्यू थीटा की आएगी, है कि नहीं? तो यानी कि इफ थीटा is less than or equal to 10 degree, then sin theta is approximately equal to theta। तो इसलिए सिर्फ 10 डिग्री से कम पर, जैसे सिंपल पेंडुलम को अपन ऐसे ले जाते हैं, ऐसे इधर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे इधर ऐसे ले गए और छोड़ दिया, अब वो कर रहा है ऑसिलेशन। वो कहते हैं ये एसएचएम नहीं करता, एसएचएम सिर्फ तब करेगा जब आप उसको सिर्फ 10 डिग्री इधर ले जाए और छोड़ दे, ऐसे, है ना, छोटा। तो उस केस में अल्फा को लिखा जा सकता है जी बाय एल, और साइन थीटा की जगह तो देखो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंड करने लगा। अब इसको कंपेयर कराते हैं, अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होता था, भाई अल्फा वैसे तो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। तो अगर आप इसे कंपेयर कराएं तो जो ओमेगा का स्क्वायर है वो जी बाय एल है, तो ओमेगा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। अब आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला सुना होगा, वो तो जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यानी टाइम पीरियड बन गया 2 पाई बाय दिस, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ कब वैलिड है, जब 10 डिग्री से कम एंगल तक उसको ले जाया जाए और छोड़ा जाए।
अब मान लो इसी पर स्टेटमेंट बना दें, when the pendulum is taken 30 डिग्री and oscillated it performs SHM। ये स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट टू कह दें कि the time period of SHM does not depend on the angle। तो पहला वाला क्या है, गलत है ना, क्योंकि थीटा 30 डिग्री पे ले जाओ तो गलत है ना। दूसरा सही है कि गलत है बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। ये स्टेटमेंट टू है। अब स्टेटमेंट टू सही है कि गलत है, देखिए ध्यान से सुनिए, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। अब देखो उन्होंने लिखा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ पेंडुलम, यानी वो कह रहे हैं ना जब पेंडुलम एसएचएम करे, यानी कि वो ये पहले ही मान रहे हैं कि 10 डिग्री से अगर कम हो तभी तो एसएचएम करेगा, तो फिर टाइम पीरियड एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तो यदि 10 डिग्री से कम हो, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, तब क्या डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। अब बहुत लोग इसमें ये सोचते हैं कि यार वो तो 30 डिग्री ले, तो एसएचएम करता ही नहीं। एसएचएम जब करेगा तब टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया लॉजिक? आंसर फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। तो समझ में आई कैसे आता है, क्या क्या लॉजिक लगा के आता है ना। अच्छा, अब इसमें और भी कह देते हैं मान लो इस पेंडुलम को एक लिफ्ट में रख दिया जाए, जो लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या टाइम पीरियड होगा, नीचे जा रही हो तो क्या टाइम पीरियड होगा, पानी में डुबा दिया जाए तो क्या टाइम पीरियड होगा, है ना। बहुत सारे अलग अलग केस होते हैं। तो ये तो खैर जनरल फॉर्मूला है, लेकिन एक और फॉर्मूला भी होता है जिसको हम डिराइव नहीं करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला जो है ना, टाइम पीरियड का, वो ये होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। ये जो G इफेक्टिव है, ये कैसे निकालें, देखो अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे देखिएगा, केस वन, पेंडुलम एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। अगर पेंडुलम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, अब देखो जैसे मान लो, ठीक है, सिर्फ पहले देखना फिर कॉपी कर लेना। ये ऐसे टंगा हुआ पेंडुलम, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब मान लो हम इसे देख रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें ऊपर टेंशन लगेगी, T1 लिख देता हूँ टेंशन, क्योंकि टी से टाइम पीरियड है ना। नीचे mg लगेगा। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो T1 बड़ा mg छोटा, तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो T1 आ गया m g प्लस ए। ये टाइम पीरियड नहीं, टेंशन है। ये जो टेंशन है ना, हमेशा हमें क्या करना है कि जब टेंशन हम निकाल लें तो उसको हम लिख दें m g इफेक्टिव। इससे क्या होगा कि देखिए यहां पर जैसे g इफेक्टिव आ गया, g प्लस ए, तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा ना पेंडुलम का, t से टाइम पीरियड, वो आएगा 2 पाई अंडर रूट L/G प्लस ए।
हो जाए तो बताइएगा। करें अगला पॉइंट करें। केस 1 है ये। केस 2 है पेंडुलम एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अब देखो ये है पेंडुलम एक एलिवेटर के अंदर, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब इस पर देखिए आप, mg लगा नीचे, टेंशन जो कि T1 है वो ऊपर लगा, और अब चूंकि ये नीचे जा रहा है तो mg बड़ा और T1 छोटा, तो mg इज इक्वल टू ma। तो T1 आ गया m g माइनस ए। अब ये जो T1 है इसको हम लिख देते हैं m g इफेक्टिव। तो यहां से आप देखिए g इफेक्टिव कितना आएगा, g माइनस ए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट L बाय g माइनस ए। मतलब टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता था, मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। लेकिन इसमें चूंकि जी पर डिपेंड कर रहा है तो सब चीजें बदल गई। ठीक है ना। हो जाए तो बताना। ठीक है। अच्छा, अब केस 2 के बाद केस 3। केस 3 है कि पेंडुलम एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। एक आपको याद है हम लोगों ने स्यूडो फोर्स में पढ़ा था कि अगर एक ऐसे ट्रॉली टाइप की लो और उसमें एक पेंडुलम टांग के उसको इधर एक्सेलरेट करा दो, तो वो पेंडुलम हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, उसकी जगह वो कुछ एंगल बनाने लगता है ना। ये एंगल सपोज कुछ थीटा है मान लो, तो अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा था कि एक तो mg लगता है नीचे, एक इस तरफ स्यूडो फोर्स लग जाती है ma, और एक टेंशन इधर लग जाती है T1। तो ये जो T1 है इसके आप चाहे तो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा T1 cos थीटा, एक और कंपोनेंट आएगा T1 sin थीटा। तो जो T1 sin थीटा है वो हो गया ma के बराबर, और जो T1 cos थीटा है वो हो गया mg के बराबर, है ना। तो अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर दे, क्योंकि यहां पर अपने को टेन थीटा नहीं निकालना है, टेन थीटा तो a बाई जी आता था, अपन अगर देखिए आप डिवाइड कर दे तो ये स्यूडो फोर्स था। लेकिन यहां पर हमें टेंशन निकालनी, क्योंकि उस टेंशन को हम लोग mg इफेक्टिव रखेंगे। तो अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर दे, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये आएगा T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर।
यानी कि इसमें आप देखिए T1 का स्क्वायर तो लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। इट इज इक्वल टू m स्क्वायर और ब्रैकेट में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको अगर T1 निकालना है तो आप अंडर रूट कर दीजिए, तो m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो T1 की वैल्यू आई ये इक्वल टू आ गई m जी इफेक्टिव, है ना, हमेशा जो भी टेंशन आती है उसको एम जी इफेक्टिव रखते हैं, तो एम से एम कट गया तो जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी इफेक्टिव आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो टाइम पीरियड हुआ ना इस पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, वो आया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ इतना समझे? जब हो जाए तो बताइएगा। हो गया? केस 4, पेंडुलम immersed in a liquid। पेंडुलम को किसी लिक्विड में डुबा दिया जाए और फिर ऑसिलेशन कराया जाए। अब ये देखिएगा, ये है ये, और इसको आपने पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डुबा दिया। ये जो लिक्विड है इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, रो एल लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा ये जो पेंडुलम है ना, ये तो सॉलिड है, इसकी डेंसिटी रो एस लिख देते हैं। और इसकी वॉल्यूम को हम वी लिख देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, पूरी ही वॉल्यूम डूबी हुई है। अब देखो इस पेंडुलम पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, नहीं नहीं उसकी वॉल्यूम ऑफ बॉब, ठीक है। अब देखो उस पर क्या क्या लगेगा, एक तो एमजी लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा और एक टेंशन लगेगी। अब जो एमजी लगा, मास होता है, जैसे उस बॉब का मास निकालना है तो वॉल्यूम दे रखी है उसकी और सॉलिड उसकी डेंसिटी भी दे रखी है, तो वी रो एस इंटू जी ये लगा, जो उसका वेट है जो mg है वो, ठीक है। अच्छा इस पे अपथ्रस्ट देखो, अपथ्रस्ट जो लिक्विड लगाता है वो कितनी लगाता है, जितनी भी वॉल्यूम डूबी हुई हो, पूरी ही वॉल्यूम डूबी हुई है, इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। और उसके अलावा क्या लगा, टेंशन, T1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं T1 प्लस V रो एल जी
इज इक्वल टू V रो एस जी। तो जो T1 यानी टेंशन आई वो आ गई V, देखो V रो एस जी माइनस V रो एल जी ना, तो रो एस माइनस रो एल इंटू जी। अब जो भी टेंशन होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, एम जी इफेक्टिव। तो दिस शुड बी इक्वल टू एम, व्हाट इज एम, एम है वॉल्यूम इनटू सॉलिड की डेंसिटी इनटू जी इफेक्टिव, ये मास है ना, वॉल्यूम इनटू सॉलिड डेंसिटी। तो आप देखिए V से V कट जाएगा, ये रो एस नीचे आ जाएगा, तो जो जी इफेक्टिव आना चाहिए वो आना चाहिए G रो एस माइनस रो एल अपॉन रो एस, यानी कि G 1 माइनस रो एस बाय रो एस 1 माइनस रो एल बाय रो एस। देखो ये जी इफेक्टिव आया, तो इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड आया ना इस केस में वो कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, यानी जी और उसके साथ 1 माइनस रो एल बाय रो एस। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलने वाले केसेस है ना, ये 4 हैं सिर्फ। अच्छा, ये जो चारों केसेस हैं, इन चारों केसेस में हमने पेंडुलम की लेंथ कितनी ली होगी, 2 मीटर 3 मीटर ली होगी, है ना। अगर आप कंपेयर करें अर्थ के रेडियस से तो वो तो 6400 किलोमीटर है ना। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा पेंडुलम बनाए जिसकी लेंथ 2000 किलोमीटर, और उस पेंडुलम को वो ऐसे इधर से उठाए ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करोगे तो चूंकि लेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसे उठाने से वो इतना ऊपर चला जाएगा कि जी ही बदल जाएगा, है ना। तो अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, तो ये जो 2 पाई रूट एल बाई जी वाला फॉर्मूला है ना, ये यूज नहीं होता। तो इसीलिए केस 4 हो जाएगा, केस 5 हो जाएगा इफ length of the pendulum is comparable to the radius of earth। मैंने ये कहा कि अगर मान लो कोई कहे कि एक ऐसा पेंडुलम बनाया गया जिसकी लेंथ है 5000 किलोमीटर, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। कहीं नहीं भेज रहे यार, ऐसे कहीं टांग दिया होगा स्पेस में और ऑसिलेट करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, पर जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो ऐसे ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर नहीं चला जाएगा सरफेस से, तो जी बदल नहीं जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसके लिए ना जो फॉर्मूला यूज होता है वो मैं सीधा आपको बता देता हूं, 2 पाई रूट 1 बाय जी, ठीक है। देखो एल बाय जी नहीं है, 1 बाय जी, और ब्रैकेट में 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर। इसमें एल क्या है, पेंडुलम की लेंथ,
और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब इसमें अर्थ का रेडियस भी मतलब आ जाता है। तो मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट, मान लो ऐसी बना दिया जाए कि बहुत 50 लाख किलोमीटर उसके स्ट्रिंग की लेंथ है, लगभग इनफाइनाइट हो गई है ना, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब आप सोचिए अगर आप 2 पाई रूट एल बाई जी का इस्तेमाल करें तो एल को आप इन्फिनिटी रखें तो टाइम पीरियड भी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। लेकिन अब चूंकि लेंथ बहुत बड़ी हो गई तो अपने को रेडियस भी कंपेयर करना पड़ेगा, तो अपने को यहां पर एल को इन्फिनिटी रखा अपन ने, तो देखो कितना आया, 2 पाई रूट 1 बाय जी, और देखो 1 बाय एल की जगह रखा है इन्फिनिटी प्लस 1 बाय आर। तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 प्लस 1 बाय आर, तो सिर्फ 1 बाय आर बचा, तो ये आर ऊपर चला गया, तो ये बन गया ये जो वैल्यू आती है ना, ये होती है 84.6 मिनट्स। मतलब अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम बनाया जाए और उसको ऑसिलेट कराया जाए तो वो यहां से ऐसे जाके और यहां से वापस ऐसे जाके 84.6 मिनट्स में पहुंच जाएगा, मतलब लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट टाइम लगा है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1.41 आवर्स। आ जाओ यार, आ जाओ। 1.41 आवर्स, याद है ये कहीं और भी अपन ने पढ़ा है। हाँ मतलब क्या था वो, कि अगर एक सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास हो तो जो पूरा उसे टाइम लगता है ना, और भी कहीं पढ़ा था। हाँ, अगर अर्थ का जो ओमेगा है वो 17 टाइम्स हो जाए तो भी होता है ना, एक और भी जगह होता है, वो भी बताऊंगा। यहां समझ में आया। अच्छा, अब देखिए केस 7, अगर मान लीजिए ऐसा पेंडुलम बनाया जाए जिसकी लेंथ अर्थ के रेडियस के ही बराबर हो जाए, इफ L इज इक्वल टू R, तो देखिए जरा क्या टाइम पीरियड आएगा। भाई देखो सिलेबस में सिर्फ क्या मेंशन्ड है, सिंपल पेंडुलम, है ना। लेकिन और अच्छा, सिलेबस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मेंशन है, सिलेबस में ये भी मेंशन है कि स्यूडो फोर्स, है ना, सारी चीजें, तो सबको मिलाकर इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिलेबस के बाहर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर लेंथ रेडियस के बराबर हो अब क्या होगा, हाँ कितना आ जाएगा, देखो बस एल को आर ही तो रखना है, 2 पाई अंडर रूट 1 बाय जी और 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर क्या हुआ, 2 बाय आर, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट जी आ गया और 1 बाय आर 2 आ गया यहां, और आर ऊपर चला गया। ये जो वैल्यू होती है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स के बराबर होती है। तो अगर लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए पेंडुलम की तो 60 मिनट्स लगते हैं, अगर लेंथ इंफिनिटी हो जाए तो 84.6 मिनट्स लगते हैं। क्लियर हुआ इतना। केस 7 हो गया, 7 ये केस हो गए। अच्छा, अब मान लो ये लेंथ नॉर्मल हो 2 मीटर 4 मीटर,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐसा ना हो कि कोई चेंज हो रही हो, तो जनरल फॉर्मूला तो यही है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो टाइम पीरियड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो दो तरह के ग्राफ वो लोग पूछते हैं, एक पूछते हैं टी वर्सेस एल और एक पूछते हैं टी स्क्वायर वर्सेस एल। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर, ये एक ग्राफ बना लीजिएगा। अगर वाई एक्सिस पर टाइम पीरियड लिया जाए और एक्स एक्सिस पर लेंथ ली जाए, तो ये ग्राफ ना ऐसा पैराबोलिक नेचर का ग्राफ होता है ऐसा। अगर वाई एक्सिस पे टाइम लिया जाए, एक्स एक्सिस पे लेंथ ली जाए, तो दिस ग्राफ इज पैराबोलिक। और अगर वाई एक्सिस पे टाइम की जगह टाइम का स्क्वायर ले लिया जाए, एक मिनट है, ठीक है, तो टी स्क्वायर और वाई एक्सिस पर नहीं, एक्स एक्सिस पर लेंथ, तो ये जो ग्राफ है ना सीधे, ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछ सकते हैं, और एक एरर वाला पूछ सकते हैं, जैसे देखो कर लो, कॉपी कर लो, हो गया। देखो जैसे टाइम पीरियड ये लिखा है, तो असल में यहाँ एल की पावर हाफ आ रहा है ना, तो अगर कोई हमसे ये पूछे डेल्टा टी अपॉन टी, तो ये आ जाता है हाफ। तो कई बार ऐसा कह देते हैं कि लेंथ में 2% का एरर है, तो टाइम पीरियड में कितने परसेंट का एरर होना चाहिए। तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए। अगर लेंथ में 2% का एरर है तो टाइम पीरियड में 1% का, है ना, डेल्टा एल बाय एल की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 करके 1% का एरर आ जाएगा। बस सिंपल पेंडुलम इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा ना कुछ एक दो चीजें और हैं, मतलब वो एनसीईआरटी में थ्योरी में तो नहीं दी, पर सवाल उन्होंने उस पर डाल रखे हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको उनका फॉर्मूला ही बता देता हूँ बाई चांस कभी, है ना। जैसे एक तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो हमने पढ़ा ही था, एक और होता है एसपी स्प्रिंग एंड टू ब्लॉक सिस्टम। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका टाइम पीरियड बताओ, तो बस टाइम पीरियड का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए मान लीजिए ऐसा हो, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, ये एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है m2, और हमने दोनों को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब इसको देखो ये कैसे ऑसिलेशन करेगा, देखो जब इसको ऐसे खींचोगे ना और छोड़ दोगे,
तो दोनों ही ऑसिलेशन करने लगेंगे, है ना। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन ऑसिलेशन दोनों करेंगे, दोनों ही ब्लॉक चलने लगेंगे, है ना। तो पहली चीज तो ये कि अगर ये जो पहला ब्लॉक है ये इस तरफ जाता है A1, फिर वापस लौट के आता है, फिर इस तरफ जाता है अगेन A1 और फिर वापस लौट के आता है, तो पहले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड मान लीजिए A1 है। और ये जो दूसरा ब्लॉक है ये मान लीजिए इस तरफ जाता है A2, फिर वापस लौट के आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस लौट के आता है, इसका एम्पलीट्यूड है A2। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। जो भी एम्पलीट्यूड्स होते हैं ना उनके बीच एक रिलेशन होता है ये। नहीं, फ्रिक्शन थोड़ी है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है ना। पहले था सिलेबस में डैम्प्ड ऑसिलेशन, लेकिन अब वो हटा ही दिया। तो M1A1 इज इक्वल टू M2A2। तो अगर दोनों का मास सेम हुआ तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन अगर मास अलग हुआ तो एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 2π√m/k नहीं होता, इसका टाइम पीरियड होता है 2π√μ/k। यहां पर ये जो म्यू एक नया टर्म आ गया ना, ये म्यू कहलाता है बस इसका नाम है रिड्यूस्ड मास, ठीक है, म्यू। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वही वाला है ये जो रोटेशन में था। तो हो सकता है यही पूछ लें कि अगर एक मास दिया है 2 kg और एक 3 kg, तो इनका रिड्यूस्ड मास कितना होगा। तो कितना होगा 2 × 3/2 + 3, 2 3 6, 6/5, 1.2 kg होगा। क्या कह रहे हो, SHM ही दिखा रहा है, बिल्कुल SHM ही है। तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक वही करा रहा हूं जो उसके सवाल में है, ठीक है। तो ये समझ गए। जैसे कि एक और टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, कर लें पहले आप कॉपी, कोई कर लिया कॉपी। अच्छा, एक और देखिए, एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, फ्लोटिंग सिलेंडर। इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये ऐसा है कुछ, ये भी उन्होंने दे रखा है कि भाई एक सिलेंडर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये देखिए, ये कोई लिक्विड है, इस सिलेंडर में नहीं, इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर किसी आदमी ने एक सिलेंडर को छोड़ दिया और वो सिलेंडर ना ऐसे फ्लोट कर रहा है। जब भी कोई फ्लोट करता है तो आपने सुना होगा कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर भी हो सकता है और कुछ हिस्सा बाहर भी हो सकता है ना। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा भी था फ्लूइड में, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, कि जो वेट लगता है और जो अपथ्रस्ट लगता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, आपने सुना होगा, है ना। अब वो ये कहते हैं कि मान लीजिए, अच्छा इसकी पूरी लेंथ L है, L, और इसका जो हिस्सा डूबा हुआ है ना पानी के अंदर वो स्मॉल l ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरी लेंथ है कैपिटल L और जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा है वो है स्मॉल l। अब मान लीजिए किसी आदमी ने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे ले गया और छोड़ दिया, तो क्या होगा,
वापस ऊपर आ जाएगा। अब जब वापस ऊपर आता है ना, तो ऊपर आता है फिर वापस अंदर चला जाता है, अगर हम फ्रिक्शन एक्शन कुछ ना माने फिर ऊपर। तो ये सिलेंडर ऑसिलेशन करने लगता है। तो इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल, एल समझते हो, पूरी लेंथ, इनटू रो एस का मतलब कि जो ये सॉलिड है उसकी डेंसिटी, अपॉन रो एल का मतलब जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, इंटू जी, एल रो एस अपॉन रो एल इंटू जी। तो ये हो सकता है कि ये ऑप्शन में दिया हो, अगर कभी ये नहीं दिया तो ये भी दिया जा सकता है, 2 पाई यहां पर स्मॉल एल वो लेंथ है जो उसके अंदर डूबी हुई है। स्मॉल एल पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कैपिटल एल पे भी कर रहा है, हाँ सही है। नहीं कर रहा है, एक्चुअली उसी फॉर्मूले को ना मैनिपुलेट करके अपन ने ये बनाया। कितना हो जाए तो बताना। अच्छा, एक और पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं टनल इन अर्थ। देखो ये अर्थ है, मान लो अर्थ में एक ऐसे टनल बनाया जाए, पूरा वहां से लेकर नीचे तक, ठीक है, और एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दें, तो क्या होता है कि वो यहां से यहां तक जाएगा और जाकर फिर वापस ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। उसके जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है ना, वो होता है 2 पाई रूट आर बाई जी। ये वैल्यू 84.6 मिनट्स होती। मतलब ऐसा नहीं कि टनल सेंटर से ही पास करे, अगर मान लो टनल यहां बना दो ना, यहां, और इसमें एक पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया जाए यहां से ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, तो ये भी ऑसिलेट करेगा, इसका भी यही टाइम पीरियड होगा। फ्लोटिंग सिलेंडर पूछा था, टनल इन अर्थ पूछा था। तो जब हो जाए तो बताना। हो गया। एक और देखो, एक और है लिक्विड इन अ यू ट्यूब। मान लो एक ऐसी ट्यूब है, ये देखिए, ठीक है, ऐसी यू शेप्ड की ट्यूब है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है।
तो लिक्विड सेम लेवल तक रहता है नॉर्मली। अब मान लो कोई आदमी क्या करे, कुछ करके इधर से ना लिक्विड को थोड़ा सा नीचे खिसकाए, तो उधर से लिक्विड ऊपर जाएगा, और फिर इसको छोड़ दे, तो क्या होगा, इधर से जो नीचे गया था अब ये वैसे ऊपर आएगा, इधर से नीचे, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्योंकि जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होती एसएचएम के हिसाब से, तो जीरो यानी रुक तो कहां सकता है, एम्पलीट्यूड पर। तो क्या होता है इस केस में, अगर ये जो यहां से लेकर बॉटम तक की लेंथ एल हो ना, तो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/G। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम में जो था तो लेंथ जो, बस इतना ही हो गया, ठीक है, बहुत है। तो ऑसिलेशन यहीं तक था, खत्म हो गया ऑसिलेशन। वो यार फोर्स्ड ऑसिलेशन में था वो, तो फोर्स्ड और डैम्ड हटा दिए, ठीक है। वैसे वो जब थे भी ना, तब भी सवाल आया ही नहीं उन पर से, बहुत जमाने में नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम मतलब पूरा ऑसिलेशन हो गया। अब शुरू करते हैं वेव मोशन। नेक्स्ट, अभी टाइम कितना हुआ है, 11:29 हुआ ना, थोड़ा सा वैसे ही पढ़ाता हूँ, कुछ वेव का समझ में आए। क्वेश्चन कर लें, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक वो क्वेश्चन था यार, वो हमने किया भी नहीं था, है ना। नहीं, सर्कल वाला तो कर लिया था, वो एक एक सेकंड कौन इसमें इसमें था, जो अपनी ये शीट थी, लो इसमें ये वाला हो गया था, ये वाला ये नहीं किया था, ये वाला एक बार पढ़ लो। पढ़ के देखो, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया है ना। तो एक बार सिर्फ पढ़ के देखो। देखो पहले, मतलब पहले ये समझो कि सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि पहले तो एक मास किसी h हाइट से गिरता है ऐसे, है ना, उसका जो टाइम ऑफ फॉल है t, तो वो गिरा होगा ऐसे, ठीक है। इट इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब एक बार बताओ, एक ऐसे गिरा, अब वो कितने समय में गिरा ये हम कैसे पता लगाएं, कोई घड़ी की मदद से ही पता लगाएंगे। तो एक आदमी ने क्या किया, उसके पास एक पेंडुलम था, मतलब एक बस पार्टिकल था, उसने इसको टांग दिया, जैसे ही वो मास गिरा उसने इसको यहां से छोड़ा, और अब मान लो ऐसे गया एक, ये है ना, फिर ऐसे गया, तो उसने ये कहा कि जितनी देर में वो यहां से यहां गिरा उसको टाइम लगा स्मॉल टी, पेंडुलम का टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तो उसने ये कहा कि जितनी देर में वो यहां से गिरा है ना, उतनी देर में पेंडुलम 2 ऑसिलेशन कर चुका है। वो टाइम नहीं बता सकता, वो ये नहीं बता सकता कि 5 सेकेंड हुए, 6 सेकेंड हुए, वो ये बता सकता है कि कितने ये ऑसिलेशन कर चुका है। तो उसने ये बताया, देखो अर्थ पे उसने क्या बताया, अर्थ पे उसने कहा कि स्मॉल टी 2 टाइम्स कैपिटल टी के बराबर है। मतलब उसने कहा कि एक ऑसिलेशन कवर करने में अगर इस पेंडुलम को कैपिटल टी टाइम लगता है, तो 2 ऑसिलेशन में 2 टी टाइम लगेगा, है ना। तो उसने कहा भाई 2 टी टाइम में ये वहां से यहां गिरा, ना उसे स्मॉल टी की वैल्यू पता है, ना उसे कैपिटल टी की वैल्यू पता है। उसे तो ये पता है, अब जैसे हम कहते हैं 15 सेकंड, तो हम में से किसी को भी सेकंड पता ही नहीं यार क्या होता है, हम तो ये कहते हैं घड़ी यहां से यहां तक 15 चल चुकी है, यही तो हम बता रहे हैं, है ना। अगर मान लो वो जो सेकंड है उसमें कोई आदमी कोई गड़बड़ी कर दे, ठीक है, किसी को पास किसी को दूर कुछ भी कर दे, तो जब उसमें 15 गिनेंगे और वो यहां आ जाए, मान लो, है ना,
तो हो सकता है किसी और के लिए कुछ और टाइम हो रहा हो, हम कहें यार वो 15 इंटरवल हुए तो 15 है। तो हमें ये पता है कि भाई जो पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो 2 ऑसिलेशन उसके हुए, उतनी देर में वो गिर गया। अब वो कह रहे हैं इस सेटअप को ले गए किसी और प्लेनेट की सरफेस पर, प्लेनेट की सरफेस पर जी बदल जाएगा। तो जी बदल जाएगा तो आप सोचिए कि आपको ये पता है कि वो स्मॉल टी होता है √2h/g। तो जी बदल गया तो वो स्मॉल टी भी बदला, और टाइम पीरियड आपको पता है 2π√L/g, वो भी बदला, है ना। तो वो ये कह रहे हैं मास है आधा और रेडियस है सेम। तो देखो अर्थ पे तो जी है, लेकिन जी डैश अगर उस प्लेनेट की सरफेस पे है तो वो ये होना चाहिए जी m/2 अपॉन रेडियस सेम है क्या, r का स्क्वायर, यानी जी डैश आना चाहिए gm/2r²। ठीक है, तो जी डैश को ये लिख दें। तो जो नया प्लेनेट है उसकी सरफेस पर जी डैश ये है, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का आधा है। अब वो कह रहे सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम्स आर नोटेड एज टी डैश इज एंड कैपिटल डी डैश। टी डैश को, स्मॉल टी डैश को क्या मैं ये लिख सकता हूं, कैपिटल टी डैश को क्या ये लिख सकता हूं, है ना। अब उनने कहा है कि भाई अब इनमें क्या रिलेशन होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं देखो कि जो टी डैश है, पहले वो 2t था ना टी, अब ये लिख देते n टाइम्स, तो बस ये n की वैल्यू ही तो हमें पता करनी है कितनी है ना। तो अब इसको लिखते हैं देखो, √2h/g डैश इज इक्वल टू n टाइम्स 2π√L/g डैश। कुछ कैंसिल होगा, g डैश और g डैश कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक रिलेशन क्या बन गया, √2 इज इक्वल टू n टाइम्स 2π√L, ये बन गया। अब अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल टी है वो तो ये होता है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2π√L/g। तो √2h हो गया 2 इंटू 2π यानी 4π√L। तो मैं एक काम करता हूं कि वो जो √2h वहां से लिखा है ना उसे यहां पुट कर देता हूं, 4π√L इज इक्वल टू n टाइम्स 2π√L। तो n की वैल्यू भी 2 आ गई। इसका मतलब कि जो टी डैश था, जो n टी डैश लिख रहे थे, तो n कितना आ गया 2। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आया समझ में। अच्छा बताया था कि तुमने फर्स्ट थर्ड बताया था, चलो क्लियर हुआ क्या बताइए। मतलब उतना कठिन सवाल है नहीं, पर एक्चुअली अपन सोचते ना इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतनी क्या लिखा हुआ है। जल्दी क्यों करना है यार, आराम से करो, हैं। अब बिल्कुल आराम से करो, 1 मिनट मिलता है यार करने के लिए, 10 सेकंड थोड़ी मिलते। और अब तो अगर यही सवाल मान लो ऐसा ही सवाल दोबारा आ जाए तो अब तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब तो पता ही है आपको लॉजिक। ठीक, कोई डाउट। अच्छा और कौन सा तुम कह रहे थे मनीष, ये वाला कर लिया था अपन ने, ये एवरेज वेलोसिटी, ये तो 0 आई थी। वही तो पूछा है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। एक कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हो। यार एक कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब ये हुआ यहां से यहां गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया, यही तो हुआ पूरा ऑसिलेशन। ठीक है ना, ये वाला कर लिया था, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया,
कर लिया ना, ये ग्राफ वाला भी कर लिया है। ये आपको पता है ये एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये हमने फेस डिफरेंस पढ़ा था ना। हाँ ये मतलब कठिन सवाल था, मतलब बाई चांस इन्होंने दे दिया। ये भी कर लिया ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, शायद इसको किया था क्या, कुछ √2 करके आ रहा था ना, ये वाला भी किया था। हाँ इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट एसएचएम। देखो एसएचएम में एक तो माइनस तो आना ही चाहिए, तो सेकंड और थर्ड तो हो ही नहीं सकते, और पावर एक्स की 1 आनी चाहिए। तो फर्स्ट में तो सिर्फ 1 है, लेकिन इसमें तो 2 पावर हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, ध्यान से देखें, ध्यान से करें। लिखा है कि ओमेगा दे रखा है और एम्पलीट्यूड ए सेम दे रखा है, सेम एम्पलीट्यूड, तो एक्सेलरेशन बताना है मैक्सिमम। किसी को याद है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता था? ये होता था, है ना। तो A1 होगा ओमेगा 1 का स्क्वायर ए, और A2 होगा ओमेगा 2 का स्क्वायर ए। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो ओमेगा 1 है 100 और ओमेगा 2 है 1000, तो 1/10 हो गया उसका स्क्वायर, 1/100 आ गया, है ना, थर्ड आ गया, सही है। क्लियर हुआ, बताइए, ठीक। क्या हुआ, हो गया, एक्स दिया हुआ है यार, डिफरेंशिएट करो, वी मिल जाएगा। वी कितना आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, यही कह रहे हैं ना वो। अब कह रहे हैं कि टाइम पीरियड के कितने समय के बाद वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी,
तो यार मैक्सिमम वेलोसिटी तो कितनी होती थी, ए ओमेगा होती थी, उसकी आधी होनी चाहिए, तो v को ए ओमेगा बाई 2 रख दो, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 कितना आया, कॉस, ये आया। अब आप मुझे बताइए किस एंगल का कॉस 1/2 होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब ये जो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है, इसको 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 होना चाहिए। मतलब कि जो ओमेगा टी होना चाहिए वो ये आना चाहिए, मतलब कि ओमेगा टी आना चाहिए पाई बाई 6। अब उन्होंने जितने आंसर दे रखे हैं वो सब कैपिटल टी के टर्म्स में दे रखे हैं, तो कैपिटल टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो गया, तो यहां रख देते हैं ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 6। टी कितना आ गया, कैपिटल टी बाय 12। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि ये कठिन है, बस वैल्यू ही रखनी थी और कुछ नहीं। ठीक है फिर, है ना। अब अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं वेव्स।